Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, presenting an MCGM presentation by virtual class. I warmly welcome you to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale. I am teaching standard 10th English and today we are going to see our last video of our standard 10th syllabus of English. And today we are going to see our incomplete video of 4.4 that is Unbeatable Supermom Mary Kom, जिसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था. अब हम इंटरव्यू देखने वाले हैं. Standard 10th English, Unbeatable Supermom that is Mary Kom, जो कि एक मॉम भी है और एक अनबीटेबल बॉक्सर भी है. मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपने बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 10 इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो सके. मैं सागर वसंत महाले हिंदी मीडियम में इंग्लिश के टीचर के बिहाफ पे आपको ये लास्ट चैप्टर पढ़ाना चाहूंगा जिसमें आज हम इंटरव्यू देखने वाले हैं. एंड इंटरव्यू का इंट्रोडक्शनरी पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. Elation का मतलब होता है ग्रेट जॉय यानी आनंद जो प्राप्त हुआ था मेडल जीतते वक्त मैरी कॉम जी को. तो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है स्पोर्ट्स कीड़ा नाम के एक कार्यक्रम में, जहां की करस्पॉन्डेंट यानी इंटरव्यू लेने वाली इंटरव्यूअर तारुका श्रीवास्तव जी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम जी का इंटरव्यू लिया था. और उस इंटरव्यू में उन्हें कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जिसमें हमें ये पता चलता है कि मैरी कॉम जी ने अपने बचपन से ही ओलंपिक मेडल तक का सफर किस तरह से तय किया और किस तरह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई या फिर उनके कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े और साथ में मेडल जीतने की जो खुशी थी वो किस प्रकार से हमें हमारे साथ शेयर करती है मैरी कॉम जी इस चैप्टर में, इस इंटरव्यू में आपको और हमको पता लग जाएगा. बात करते हैं इंटरव्यू की, कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और मैरी कॉम जी ने उनका जवाब किस तरह से दिया है. इंटरव्यूअर: First things first, you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for India. Has the feeling completely sunk in? Sunk in का मतलब होता है रियलाइज होना या एक्सेप्ट करना. तो इंटरव्यूअर यानी तारुका जी ने सबसे पहला सवाल पूछा कि पहला सवाल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप पहली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता है 2012 में. तो क्या ये फीलिंग जो है कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, रियलाइज हो रही है आपको? हैज द फीलिंग कंप्लीटली सक इन? मैरी कॉम जी का जवाब उस पे था, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड यस इट इज येट टू सिंक इन. आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिलरेटेड? मीनिंग नीचे दिया गया है वेरी थ्रिल्ड, यानी बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड हूं मैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूं मेरी अचीवमेंट से. और हाँ, ये फीलिंग, यस इट इज येट टू सिंक इन, ये फीलिंग अभी तक गई नहीं है, ये फीलिंग अभी तक चल रही है, ये फीलिंग शायद कभी तो नहीं जाएगी. वो जो लम्हा था जिस वक्त मुझे मेडल से, ब्रॉन्ज मेडल ही सही लेकिन उस मेडल से जब मेरा सम्मान हुआ था, भारत का तिरंगा जब मेरे कंधों पर था, मैंने भारत के तिरंगे का जो भी सम्मान किया है मेरे खेल से, वो चीज, वो फीलिंग आज तक मेरे दिल में है. आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड. इंटरव्यूअर आगे पूछती हैं, यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग. डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? इंटरव्यूअर का एक अगला पेचीदा सवाल कि तारुका जी पूछती हैं मैरी कॉम जी से कि आप अकेली एकमेव स्त्री यानी फीमेल प्रतिनिधि थी भारत से बॉक्सिंग इस खेल में, क्या सिर्फ अकेले आप हो भारत से? ये बात ने आपके ऊपर कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाला?
देखिए सवाल की गहराई को समझे कि इंटरव्यूअर भी जानते हैं कि खिलाड़ी को कहां पर क्या तकलीफ हो सकती है, क्या चैलेंजेस, कौन से सिचुएशन पे चैलेंज आया होगा। और ये सवाल भी काफी हद तक सही लगता है मुझे भी। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या ये सवाल सही है? ऑफ कोर्स सही है, बिकॉज अकेली लड़की पूरे भारत 1.2 बिलियन, भारत की लोक संख्या है 2012 में थी, मतलब 1.2 बिलियन, अभी तो 1.5 बिलियन हो चुकी है। तो इतनी बड़ी लोक संख्या में एक अकेली लड़की, अब हमारे भारत देश में अनफॉर्चुनेटली काफी इलाकों में, काफी एरियाज में लड़कियों को आगे बढ़ने का, इंटरनेशनल लेवल पे जाने का या फिर स्पोर्ट्स में करियर करने का बहुत से लोग आज भी ना कहते हैं, या फिर बहुत से लोग आज भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे भारत देश से आप अकेली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से जा रही है, वो भी बॉक्सिंग जैसे खेल में, मारपीट वाले खेल में। तो क्या आप पे कोई प्रेशर था उस वक्त? उस वक्त मैरी कॉम जी ने जवाब दिया, No, 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 not at all. I was pretty confident about myself. I knew. मतलब मेरी कॉम जी का जवाब देखिए, कॉन्फिडेंट, जवाब में भी कॉन्फिडेंस है। तो जाहिर सी बात है जब वो ओलंपिक खेलने गई थी तब भी वो काफी कॉन्फिडेंट रही होगी। मैरी कॉम जी ने सीधा बात को काट दिया कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और मुझे अपने आप पे भरोसा था, और मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे बचपन से मालूम था कि मुझे बॉक्सिंग में ही करियर करना है। तो ऐसा पॉजिटिव और ऐसा कॉन्फिडेंट रिप्लाई देख के शायद तारुका जी भी चौंक गई होगी, जिस तरह हम चौंक गए हैं। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है बच्चों जब आपने अपनी मेहनत और लगन में आपका 100% योगदान दिया हो। यदि आपका योगदान शत प्रतिशत ना हो तो आपके अंदर, आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस जरा सा भी नजर नहीं आएगा। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब आप मेहनत करने की ठान लेते हो और मेहनत करते हो, तब जाके आत्मविश्वास बनता है, तब जाके सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। देखते हैं अगले सवाल इंटरव्यूअर का। इंटरव्यूअर तारुका जी का सवाल, योर कोच चार्ल्स एटकिंसन was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? इंटरव्यूअर जी का सवाल, काफी होमवर्क किया है तारुका जी ने। उन्होंने ये पूछा कि आपके जो कोच थे, आपके गुरु, जो आपको बॉक्सिंग के टिप्स या बॉक्सिंग सिखाते थे, आपसे प्रैक्टिस करवा लेते थे, जो कि चार्ल्स एटकिंसन है, उनको अलाउ नहीं किया गया था ओलंपिक्स में आपके साथ जाने के लिए। क्या उनका ना आना आपके प्रिपरेशंस जो थे, आपके जो प्रैक्टिस जो थी, क्या उसको कहीं ना कहीं पे कोई असर पड़ा, उसके ऊपर कुछ अफेक्ट किया प्रिपरेशंस को? तो ये सवाल भी काफी हद तक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। देखते हैं मैरी कॉम जी ने इस सवाल पे क्या जवाब दिया। मैरी कॉम जी कहती हैं, वेल आई डिड मिस हिम देयर, बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। सो कॉन्फिडेंट आंसर। मैरी कॉम जी कहती है, मुझे उनकी याद तो बहुत आई, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारा जो होमवर्क था, हमारी जो प्रैक्टिस थी, हमारा जो भी प्रिपरेशन था, वो पूरी तरह से पूरा हो चुका था, और इसीलिए मैं निश्चिंत होकर ओलंपिक खेलने गई, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार थी। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। सवाल आप जानते क्या पूछा था कि चार्ल्स एटकिंसन जो आपके कोच थे, वो आपके साथ ओलंपिक खेलने नहीं आए, तो क्या उसका असर पड़ा आपके गेम पे? तो मैरी कॉम जी ने कहा कि नहीं, असर तो नहीं पड़ा। मैंने उनको मिस जरूर किया, लेकिन मेरे खेल पे असर नहीं पड़ा। मैंने जितना मुझे होमवर्क करना था, मैं अपना पूरा होमवर्क करके निकली थी, और मैं पूरी तरह से मन से तन से तैयार थी। इंटरव्यूअर तारुका जी का अगला सवाल, during your preparations for the Olympics, you spared with the male boxers of the Indian contingent who was your favorite sparring partner. Sparring मतलब motions of boxing during training without landing actual blows. स्पेयरिंग एक बॉक्सिंग का एक मोशन है, हाथों की जो मूवमेंट होती है, ट्रेनिंग के दौरान की जाती है। तो मेल बॉक्सर्स के साथ भी ट्रेन करती थी मैरी कॉम जी। तो वो करते समय आपका फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर कौन रहा था ओलंपिक के प्रिपरेशन करते वक्त? आपने तो मेल बॉक्सर के साथ भी प्रैक्टिस की थी, तो उस वक्त
इंडियन कॉन्टिजेंट में से आपका फेवरेट स्पेरिंग पार्टनर कौन था? मैरी कॉम जी कहती हैं मैरी कॉम जी कहती हैं, वेल, पहले तो हंसने लगी, लाफ्स, वेल, आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी whenever I required them to name a favorite would be unfair। तो मैरी कॉम जी ने यहाँ पर बड़ी समझदारी से ये जवाब दिया। पहले तो उनको हंसी आई कि ये कैसा सवाल है कि मेरा फेवरेट स्पेरिंग पार्टनर कौन। तो उन्होंने कहा कि वेल, मैंने पुणे में जब मैं थी प्रैक्टिस के लिए, मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की थी, और जो मेल बॉक्सर्स थे, जो पुरुष बॉक्सर्स थे, वो काफी अच्छे थे, काफी काइंड थे। मुझे प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब भी मैं मुझे उनकी जरूरत पड़ती, तो उनमें से कोई ना कोई एक मेरे साथ प्रैक्टिस करने आ ही जाता था। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा फेवरेट कौन है, मेरे फेवरेट सारे हैं, मेरा अनफेवरेट कोई नहीं। इसीलिए ये गलत होगा ऐसे कहना कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा फेवरेट है या वो पर्टिकुलर पर्सन मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे जितने भी मेल बॉक्सर्स थे हमारे इंडियन कॉन्टिजेंट में, सब लोगों ने संभाल के लिया, सब लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस की, सब लोगों ने मुझे कुछ टिप्स दी, मुझे उनसे कुछ सीखने मिला, उनको मुझसे कुछ सीखने मिला, हम सब साथ में थे और सब साथ में ही प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए मैं किसी एक का नाम लेकर ऐसी अनफेयर बात नहीं कर सकती। मैरी कॉम जी का बड़ी समझदार तरीके से ये जवाब हमें बहुत पसंद आया। इंटरव्यूअर तारुका जी का अगला सवाल, यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर, अ काउंटर पंचर, बट although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was the part of the reason for your loss in the semifinals? अब मैरी कॉम जी के किसी एक इंटरव्यू में उनके जो कोटेड उनके जो शब्द थे, उन शब्द को दोहराते हुए तारुका जी ने एक गुगली बॉल डाला है। अभी एक बोलते ना यॉर्कर या गुगली बॉल जो खेलने को नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जहां पे शायद मैरी कॉम जी को सोचना पड़े कि जवाब क्या दिया जाए। तो उन्होंने कहा था, एडम्स नाम की एक उनकी प्रतिस्पर्धक थी, एक वो भी एक लेडी बॉक्सर थी जिस दूसरे देश से, और उन्होंने एडम्स के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि एडम्स काफी क्लेवर थी, एक काउंटर पंचर भी थी, लेकिन उसके पास जो पावर था, उस पावर के मुकाबले उनके पास वो कोई टैक्टिक्स नहीं थे। जो टैक्टिकल गेम होता है, प्लान्ड एक्शंस, विक्ट्री होने के लिए, जीत पाने के लिए एक प्लानिंग होती है, वो जो टैक्टिक्स होती है, वो उनके पास नहीं थी, एडम्स के पास। और मैं अच्छा स्कोर कर रही थी, लेकिन जज जो थे वो बटन प्रेस ही नहीं कर रहे थे, वो पार्शियल थे। पार्शियल का मतलब क्या? भेदभाव कर रहे थे एडम्स और मेरे बीच में। तो तारुका जी ये सवाल पूछती है कि ये डॉजी जजिंग जो है, क्या ये कारण था आपकी सेमीफाइनल में जो हार हुई उसका? देखिए, सवाल बड़ा गहरा है। मैरी कॉम जी ने जो एक बात कही थी कि मैं तो स्कोर कर रही थी लेकिन जज बटन दबा ही नहीं रहे थे, जज मेरा स्कोर बोर्ड बढ़ा ही नहीं रहे थे, ऐसा वक्तृत्व देना जहाँ पर मीडिया वालों की आंखें तुरंत चली जाती हैं। तो मीडिया में से इंटरव्यूअर जो है तारुका श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये सवाल पूछ ही लिया कि आपको क्या लगता है जजेस के जो डॉजी यानी पार्शियल डिसीजन थे, उनके वजह से आपकी सेमीफाइनल में हार हुई? उस बात पर मैरी कॉम जी ने ये जवाब दिया, यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट। तो मैरी कॉम जी ने ये एडमिट किया, ये एक्सेप्ट किया कि मुझे लगता है कि कुछ डिसीजंस जो थे जजेस के, वो काफी अनफॉर्चुनेट थे और उन डिसीजंस के वजह से मेरी हार हुई है, मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। इंटरव्यूअर जी का अगला सवाल, इंडिया मैनेज जस्ट 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population? अब इंटरव्यूअर तारुका जी पूछती हैं कि 2012 के ओलंपिक्स में भारत केवल 6 मेडल जीत पाया, जबकि हमारे भारत की लोक संख्या
1.3 बिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख लोगों की है। भारत की लोक संख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हमें केवल 6 मेडल ओलंपिक में मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे सोच में कोई बदलाव लाना चाहिए? क्या हमें कुछ ऐसी नई प्लानिंग करनी चाहिए कि जिससे हमें मेडल ज्यादा मिले, एटलीस्ट हमारे पॉपुलेशन की तुलना में? कम से कम 1 लाख लोगों पे एक मेडल या 1 करोड़ लोगों पे एक मेडल, कम से कम 50-60 मेडल तो आए हर 4 साल में जब ओलंपिक होता है। 50-60 ऐसे इंटरव्यूअर का सवाल था। और सवाल बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि स्पोर्ट्स में आजकल लोग बहुत कम जाते हैं। सबको डॉक्टर या इंजीनियर या एमबीए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफिस की नौकरी करनी है, जॉब करना है, जहाँ पे सूट बूट टाई वाई पहन के एक पहली तारीख को पगार लेकर अपना घर चलाना है। लेकिन स्पोर्ट्स में जाने के लिए, म्यूजिक में जाने के लिए, आर्ट्स फील्ड में जाने के लिए ना हम तैयार होते हैं, और अगर समझो हम में से कोई तैयार हो भी गया तो हमारे माँ बाप या हमारे टीचर्स प्रेशराइज करते हैं कि उस चीज, उस लाइन में पैसा नहीं, उस लाइन में टैलेंट चाहिए, नसीब चाहिए। तो ये बातें गलत है बच्चों। अब मैरी कॉम जी कितनी गरीब घर से थी, उनके पास टैलेंट था, उन्होंने मेहनत की। लेकिन बिना मेहनत किए अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि नहीं मैं हार गया, मेरे को नहीं आया, मेरे को नहीं लिया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होता। टैलेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा चाकू या ऐसी तलवार है जिसको धार करते रहना पड़ता है, पॉलिश करते रहनी पड़ती है। और पॉलिश और धार से मेरा मतलब है प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। अगर आप पियानो बजाते हो, आपके पास पियानो बजाने का टैलेंट है, आपके पास गाना गाने का टैलेंट है, आपके पास कोई खेल में अच्छा खेल खेलने का टैलेंट है, तो आप एक दो बार अच्छे खेल लिए, फेमस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चैंपियन हो। आने वाले साल भर अगर आप नहीं खेले, प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी, आप जीरो हो जाओगे तुरंत, आपके पास चाहे कितना टैलेंट हो। इसीलिए टैलेंट वो चाकू है या वो तलवार है जिसे पॉलिश और धार करते रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने धार या पॉलिश नहीं की चाकू को, तो चाकू या तो जंग पकड़ लेगा या उससे कुछ भी नहीं कटेगा, सारी सब्जी भी नहीं कटेगी। इसीलिए चाकू को धार करते रहना जरूरी है, पॉलिश करते रहना जरूरी है, ताकि वो जंग ना पकड़े। और इसी तरह से अगर आप में टैलेंट है, तो उस टैलेंट के लिए आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। तो आइए चलो सवाल पे आते हैं कि इंटरव्यूअर का जो सवाल था कि भारत में 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, लेकिन फिर भी भारत ने 6 मेडल जीते। आपको क्या लगता है मेरी कॉम जी, कहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए कि हम हमारी पॉपुलेशन, हमारी लोक संख्या की तुलना में हम ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त कर सके हमारे भारत देश के लिए? उस सवाल पर मेरी कॉम जी का जवाब था कुछ ऐसे: I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. तो मेरी कॉम जी का ये मानना है, खुद का पर्सनल ओपिनियन ये है कि भारत में हर स्कूल में, हर गांव में, हर देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने स्पोर्ट्स को फुल टाइम करियर बना लेना चाहिए। कैसे होता है ना कि अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई कौन करेगा। तो पढ़ाई, अगर तुझे स्पोर्ट्स खेलना है ना, तो कम से कम 50-60% तो लेके आओ, बाद में स्पोर्ट्स खेल। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको 50-60% पाने के लिए पढ़ाई भी करनी है और उसे स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए प्रैक्टिस भी करनी है। इंसान एक समय पे एक ही काम कर सकता है, ये सब इंसान जानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, हमारे भारत में ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर होकर गए हैं। अगर बात कहें तो मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनको भी क्रिकेट का जो उनमें टैलेंट था, जो उनमें लगन थी, मेहनत थी, लेकिन फिर भी उनके घर वाले क्या कहते थे? नहीं, तुझे रेलवे में टीसी की नौकरी लगी है, वो नौकरी छोड़ के तू कोई क्रिकेट विकेट खेलने नहीं जा रहा है। और इसीलिए आज भी अगर वो टीसी रह गए होते तो शायद हमारे भारत को महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान नहीं मिलता, जिन्होंने 1983 के बाद 2011 में हम भारतवासियों को विश्व कप यानी वर्ल्ड कप प्राप्त होने का सुकून प्राप्त करा कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने ही कप दिलाया है, हमारी पूरी टीम ने दिलाया है, लेकिन नेतृत्व, उस टीम का नेतृत्व जो कर रहे थे, वो थे हमारे कप्तान महेंद्र सिंह जी धोनी। और समझो,
उन्होंने अगर उस वक्त टीसी की नौकरी पे ही रहे होते या फिर सिर्फ पार्ट टाइम रेलवेज में खेल रहे होते तो आज वो कप्तान नहीं होते। इसीलिए मैरी कॉम जी का भी यही कहना है कि अगर तुम्हारे में स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो उसे फुल टाइम करियर बना लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में आगे जाने की हमारे देश को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बहुत से अगर समझो हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अज्यूम करो कि हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चे हैं, अगर 1 लाख बच्चों में से केवल 10,000 बच्चों ने भी अपना फुल टाइम करियर स्पोर्ट्स में बना लिया तो हमारा भारत देश को गोल्ड ब्रॉन्ज ही नहीं, सिल्वर भी, गोल्ड भी, बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे। और इस तरह से मैरी कॉम ने अपना जवाब दिया। देखते हैं अगला सवाल मिस तारुका जी ने क्या पूछा। अब मैरी कॉम जी का पहला जवाब थोड़ा और है, वो कंटिन्यू करते हैं। मोर कॉर्पोरेट्स शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स। अब ये जो कॉर्पोरेट सेक्शन होते हैं, बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे कि रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सारे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उन लोगों ने अगर प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया ना, तो प्लेयर्स के सर के ऊपर ये जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, पैसों का दबाव, ये नहीं रहेगा। और अगर ये हट गया ना पैसों का दबाव, तो अच्छे से अच्छा प्लेयर गरीब से गरीब इलाकों से आ सकता है और हमारे भारत देश को मेडल दे सकता है। अब ये सारी कंपनियां जो होती है वो दान धर्म तो करती है, मतलब डोनेशंस वगैरह देना अनाथ आश्रम को, सरकार को, ऐसे एनजीओज वगैरह चालू करके ये हमारी मदद, सोसाइटी की मदद तो करती है और काफी हद तक अच्छी करती है। लेकिन मैरी कॉम जी का ये कहना है कि जैसे बाकी समाज को मदद हो रही है, वैसे अगर स्पोर्ट्स इस करियर को भी ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी और इंडस्ट्रीज ने अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिया, तो बहुत से बच्चे जो सिर्फ पैसों के डर से खेलने नहीं आ पाते, पैसों के बर्डन की वजह से अपना टैलेंट दुनिया के सामने नहीं रख पाते, वो लोग भी टैलेंट रख पाएंगे अगर इनका फाइनेंशियल बर्डन हटा दिया जाए। और एक बार फाइनेंशियल बर्डन हट गया और वो बंदा या बंदी जो भी है अच्छा हो, खेल में टैलेंटेड हो, मेहनती हो, तो वो अपने गेम पे पूरी तरह फोकस कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जो लड़का या लड़की अपना खेल खेल रही है, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे अपने गेम पे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि मैं इतने मेहनत करूंगा और आगे जाके एंट्री फीस ही नहीं भर पाया तो मैं क्या करूं, मेरी मेहनत सारी पानी में। ऐसे नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और इंसान गोल पे, अपने मेन गेम पे फोकस नहीं कर पाता। तो ये मैरी कैम जी ने एक काफी अच्छा सुझाव दिया है इस आंसर में। तारुका जी का अगला सवाल है, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? तारुका जी पूछती है कि आपको क्या लगता है, बॉक्सिंग का जो इंटरेस्ट है ये कभी ओलंपिक के भी बियॉन्ड चला जाएगा? ओलंपिक के बियॉन्ड मतलब ओलंपिक से भी बड़ा अगर सोचे बॉक्सिंग के बारे में, तो आपको क्या लगता है हमारे भारत देश में बॉक्सिंग, जैसे क्रिकेट फेमस है, अभी फुटबॉल फेमस हो रहा है धीरे धीरे, हॉकी भी फेमस हो रहा है, कबड्डी के भी मैचेस फेमस हो रही है, लेकिन इंडिया में अभी तो फिलहाल बॉक्सिंग का इतना क्रेज नहीं है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में बॉक्सिंग का क्रेज बढ़ेगा? तब मैरी कॉम जी कहती हैं कि यस, आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड। तो मैरी कॉम जी ने काफी पॉजिटिवली और अफर्मेटिव जवाब दिया कि यस, मैं श्योर हूं, मुझे यकीन है कि कुछ सालों में ही बॉक्सिंग एक पॉपुलर गेम बन जाएगा पूरे भारत देश में और सब लोग उसे पसंद करेंगे, जैसे वो क्रिकेट को पसंद करते हैं उसी तरह से एक दिन बॉक्सिंग भी काफी अच्छा गेम हो जाएगा। क्रिकेट से बढ़कर नहीं, लेकिन कम से कम लोग देखे, लोगों के दिल में इंटरेस्ट हो, इतना फेमस तो बॉक्सिंग जरूर हो जाएगा कुछ सालों में। तारुका जी अगला सवाल पूछती हैं, हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। कंडीशनिंग मतलब बिकमिंग फिट। तो यहाँ पे तारुका जी सवाल पूछती है कि आपको क्या लगता है हमारी भारतीय स्त्रियां, भारतीय महिलाएं जो है, जो भारतीय महिलाएं कौन सी स्पोर्ट्स, जो जिनका करियर स्पोर्ट्स में है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में उनको कितनी जानकारी होगी? और नया डाइट और न्यूट्रिशन की बात करें, तो वो तो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी ओलंपिक्स में जब आप ब्रॉन्ज मेडल जीते, क्योंकि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है,
ये सारी बातों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्टैमिना नहीं दे पाएगी, हमारी बॉडी अनफिट रहेगी। तो आपको क्या लगता है हमारी भारतीय महिलाएं जो है स्पोर्ट्स करियर में, उनको ये जानकारी होगी डाइट और न्यूट्रिशन की? डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? इंटरव्यूअर पूछती है कि आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन एक निग्लेक्टेड एरिया तो नहीं है भारतीय खेल में? तब मैरी कॉम जी कहती है, द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स। देखिए, अवेयरनेस पहले तो नहीं थी, और लेकिन अभी धीरे धीरे फीमेल एथलीट्स में वो अवेयरनेस बढ़ रही है। और जब बात आती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, तो न्यूट्रिशन डेफिनेटली एक निग्लेक्टेड एरिया है। निग्लेक्टेड एरिया का मतलब क्या? हाँ, खाने पीने का तो क्या, दो चार रोटी खा लूंगी, सब्जी खा लूंगी, हो गया मेरा, नहीं। न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट, एक डॉक्टर होता है न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, उसकी सलाह आपको लेनी पड़ती है। वो आपकी बॉडी के कुछ टेस्ट करता है, जहां जहां पर जो जो कम है, कैल्शियम कम है, हेमोग्लोबिन कम है, खून कम है, या आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कम है, रेड ब्लड सेल्स कम है, जो भी ये चीज में अपने कम या ज्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको खाने का शेड्यूल दिया जाता है। उसी वक्त खाना है, उतना ही खाना है, इतना गैप रखना ही है, ऐसी सारी चीजें करना जरूरी है। तब जाके उसे हम कह सकते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन का जो एरिया है वो निग्लेक्टेड नहीं है। लेकिन इतना कौन करता है? कोई नहीं करता। सब लोग स्टेमिना बढ़ाते हैं एक्सरसाइज करके, और अपना अपना खेल अच्छे से परफॉर्म करते हैं टैलेंट की वजह से। लेकिन अगर न्यूट्रिशन भी अच्छा हो, तो और भी खेल में, टैलेंट में, या उनकी मेहनत में, उनके परफॉर्मेंस में और भी बदलाव आ सकते हैं। अब मैरी कॉम जी अपना खुद का एग्जांपल देती है कि ओलंपिक में खेलने के लिए मेरा वजन 51 किलो होना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ 48 किलो वजन की ही थी, और इसीलिए मुझे 3 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। तो मुझे फोकस करना पड़ा कि मुझे क्या खाना है। मुझे सिर्फ 3 ही किलो बढ़ाने हैं, ना ऊपर ना कम। और मैंने उतना ही खाया, राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड खाया। और मैंने कोई अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी बैड सैचुरेटेड फैट्स, जिसे हम अनहेल्दी फैट्स भी कहते हैं, जैसे कि ऑयल, घी, ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल भी बंद कर दी थी। और मैंने बराबर हेल्दी डाइट जो था, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट जो थे, उन्होंने जो जो कहा मैंने वो फॉलो करके अपनी 48 किलो से 3 किलो बढ़ाकर 51 किलो की होकर, फिर मैंने 51 केजी कैटेगरी इवेंट में हिस्सा लिया और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के बारे में भी इंटरव्यूअर ने पूछा, और मैरी कॉम ने सही सही जवाब देकर हमें भी ये संदेश दिया है, और उन सारी भारतीय महिलाएं स्पोर्ट्स पर्सन को भी दिया है, कि आपको भी अपने न्यूट्रिशन और डाइट पे कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि वो भी वो भी एक फैक्टर है जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सिर्फ टैलेंट, सिर्फ मेहनत के साथ न्यूट्रिशन और डाइट भी आपके लिए जरूरी है। How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? OGQ का मतलब क्या होता है? ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट मतलब भारत में एक ऐसी टीम, एक डिपार्टमेंट होता है जो एक टीम बनाती है, कि वो भारत के हर छोटे छोटे हिस्सों में से, गांव में से, छोटे छोटे जिलों में से एक ऐसे छोटे छोटे क्वेस्ट करे। क्वेस्ट यानी, बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी इलाके में कौन अच्छा खेलता है, उसका छोटा छोटा मैचेस लो, फिर उसमें टैलेंट भी होता है, जैसे टैलेंट हंट होता है। तो इसी तरह से OGQ होता है, मतलब ओलंपिक के लिए कुछ लोगों को ढूंढना होता है उस डिपार्टमेंट को, ताकि वो हमारे इंडिया की तरफ से हम उन्हें स्पॉन्सर करेंगे, और उनको उनसे अच्छी प्रैक्टिस करवा के हमारे भारत देश के लिए मेडल जितवाएंगे। तो इंटरव्यूअर का सवाल ये है कि OGQ का रोल क्या है बॉक्सिंग के लिए इंडिया में? मैरी कॉम कहती है, OGQ really played an important part in my success. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything, which helped me focus on my boxing and kept me stressed. तो ओजी की जो ये डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट ने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरे जीत के पीछे अगर सही किसी का हक हो, तो वो ओजीक्यू का है, क्योंकि ओजीक्यू ने मेरा पूरी तरह से ध्यान रखा है, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है, और उन्होंने सारी चीजों का केयर खुद ही ले लिया है। इस वजह से मेरे ऊपर कभी उन्होंने स्ट्रेस आने ही नहीं दिया, और इसीलिए मेरी बॉक्सिंग और मेरे खेल पे मेरा फोकस हमेशा बरकरार रहा। फिर तारुका जी पूछती है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? तो आपकी क्या राय है हमारे भारत के फ्यूचर बॉक्सिंग पर?
तब मैरी कॉम जी कहती है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मैनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। तो यहाँ पर मैरी कॉम जी एक पॉजिटिव ओपिनियन बताती हैं कि मुझे लगता है कि फ्यूचर हमारे भारत देश का बॉक्सिंग के लिए बहुत ही ब्राइट है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हमारे भारत देश को और भी ऐसे बॉक्सर्स मिलने वाले हैं जो हमारे देश के लिए मेडल्स हासिल कर कर लेकर आएंगे। Do you find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? क्या आपको ये डिफिकल्ट लगता है आपके बच्चों को कन्विंस करने के लिए कि भाई झगड़ा मत करो, जबकि वो आपको खुद देखते हो, आप बाहर जाते हो और आप बड़े स्टाइल से बॉक्सिंग करते हो हमेशा? तो मैरी कॉम कहा, वेल आई हैव ट्विंस एंड यस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल। तो मैरी कॉम जी कहती हैं, हाँ बच्चों का तो अभी क्या बताएं, मुझे तो दो जुड़वा बच्चे हैं और वो दोनों कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनको संभालना काफी हद तक मुश्किल होता है। अब तारुका जी पूछती हैं, क्या आप अपने बच्चों को बॉक्सर बनने के लिए ट्रेन करेंगे? विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? मैरी कॉम जी ने कहा कि इतने आगे का तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। फिलहाल तो मैं उनकी मदर बॉक्स हूँ, मुझे बस उनकी माँ बनकर ही रहना है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है कि आपको बॉक्सिंग करनी है या कोई और चीज करनी है। तो फिलहाल इस पे मेरा कोई जवाब या कोई विचार नहीं है। इंटरव्यूअर जी का अगला सवाल, You have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ऐसी आइडिया जो फिक्स होती है, जो कॉमन स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बात कहा जाए कि किसी एक प्रॉपर देश के जो लोग होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल स्टीरियोटाइप होता है कि नॉर्थ साइड के लोग या साउथ साइड के लोग हमेशा इडली खाते हैं, हमेशा डोसा ही खाते हैं, ये स्टीरियोटाइप है। आप कभी साउथ में जाके देखिए, वो इडली और डोसा खाते तो है लेकिन कभी कभी वो भी नाश्ते में, जैसे हम यहाँ पर पोहा वगैरह खाते हैं या शीरा उपमा खाते हैं ना कभी कभी वैसे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये साउथ इंडियन है, इन लोग के घर पे खाली इडली और डोसा ही रहेगा। ये एक स्टीरियोटाइप है, ऐसे फिक्स्ड कॉमन स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन लोग ज्यादातर पानी पूरी वालों के ठेले पर होते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्थ में सिर्फ पानी पूरी खाते सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब जगह पर रोटियां बनती है, चावल बनती हैं, सब्जियां बनती हैं, और सब जगहों पर अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छे डाइट भी है। हाँ, उनका एक अलग है, स्टेपल फूड अलग होता है, लेकिन स्टीरियोटाइप जो कि हम लोग एक मान लेते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। और ये स्टीरियोटाइप मैरी कॉम जी ने एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है। वो कौन सा स्टीरियोटाइप मालूम है? कि वुमेन जो है ना, उनका मर्दों के सामने कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। औरतें मर्दों के साथ बॉक्सिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये स्टीरियोटाइप मैरी कॉम जी ने तोड़ के दिखा। उस बात का गर्व सबको है, उस बात की खबर भी सबको है, लेकिन उस बात पे एक अलग सा सवाल पूछती है इंटरव्यूअर। वो ये पूछती है कि चलो आपने बॉक्सिंग करके मर्दों के साथ लड़की, ये स्टीरियोटाइप तो तोड़ दिया, लेकिन आप जो ट्रेडिशनल औरतों का काम होता है, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन गिलासी पोछा ये सब करना, वो काम आप कैसे कर लेती हैं? तो मैरी कॉम जी कहती हैं कि वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। देखो मैंने बचपन से भी बहुत सारे काम किए हैं घर के, खेती के भी थोड़े बहुत काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो सारे काम मुझे अभी नहीं आते होंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी अच्छा खाना बना लेती हूँ और मैं सारे घर के काम भी खुद ही करती हूँ, अपने बच्चों को भी खुद ही संभालती हूँ। तारुका जी का अगला सवाल, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे? तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे कि आने वाले 8-10 सालों बाद अगर आपको कोच बना दिया जाए कि आप भारतीय जो आने वाली पीढ़ी है, महिलाएं हैं, उनको बॉक्सिंग की कोचिंग दो, तो आपको क्या लगता है, आप करेंगी? तो मैरिकम जी कहेंगे कि लेट्स सी इन द फ्यूचर, मे बी यस। मतलब देखते हैं, आगे आगे की बात आगे ही देखते हैं, लेकिन अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर कोचिंग करूंगी। फिर इंटरव्यू जी का सवाल, व्हाट डू यू प्रिफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? मतलब इंटरव्यू ने एक फनी सवाल, फनी यानी एक इंटरेस्टिंग कम फनी ऐसा वो सवाल पूछा कि आपको क्या सुनना पसंद है, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर? तो मैरी कॉम जी ने कुछ ऐसा जवाब दिया, आई लव बीइंग अ मॉम, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी।
मैरी कॉम जी कहती है कि मुझे माँ बनना बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बेस्ट थिंग है मेरी लाइफ में। मुझे आज तक इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिली एक माँ बन के जितनी मिली। तो यहाँ पर यही मालूम होता है कि मैरी कॉम जी मुझे खुद को सुपर मॉम कहलाना ही ज़्यादा पसंद करेंगी रादर देन सुपर बॉक्सर। अब ये कुछ अवार्ड्स है जो मैरी कॉम जी को मिले थे। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन में हम देख रहे हैं। सबसे पहला अर्जुन अवार्ड बॉक्सिंग में 2003 में, फिर पद्मश्री स्पोर्ट्स में 2006 में, कंटेंडर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2007 में, पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2007 में, सीएनएन आईबीएन और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से रियल हीरो अवार्ड 2008 में, पेप्सी और एमटीवी यूथ एआईबीए अवार्ड इन 2008 में, मैग्निफिसेंट मेरी नाम का एक किताब उन्हें 2008 में एआईबी की तरफ से दिया गया था। फेलिसिटेशन उनका सम्मान हुआ था जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन जेडएसएफ न्यू लामका वाईपीए हॉल में 2008 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में उन्हें प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एम्बेसडर फॉर वुमेन्स बॉक्सिंग ये भी 2009 में उनको ये सम्मान मिला था। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये सम्मान ये पदवी सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड 2010 में। और द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली 2018 में पहली भारतीय महिला बॉक्सर खिलाड़ी। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था और इस तरह से उनको ये बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का एमसीजीएम प्रेजेंटेशन जो हमारा मैरी कॉम का इंटरव्यू था, मैरी कॉम जी का जिन्होंने तारुका श्रीवास्तव जी को ये इंटरव्यू दिया था, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि एक खिलाड़ी जो होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, उसमें सिर्फ अच्छी फिजिक नहीं बल्कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी होता है। वो जवाब देने में और सोच भी उसकी काफी हद तक बहुत ही एडवांस होती है। ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होता है और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा हो तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। पीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 10 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you students. This was our today's lecture and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.